तो देखिए कल जो चैप्टर था सर्कल को हमने कल स्टार्ट किया है, ठीक है। तो एक बार जो हमने कल पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है, एंड देन उसके आगे बढ़ेंगे। सर्कल में ये जो डेफिनेशन मैंने लिखवाया था, इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। तो वो डेफिनेशन मैं इधर दोबारा लिखवाने नहीं आ रहा, ठीक है ना। सर्कल के इक्वेशंस की हम बात करें तो सबसे पहले आता था अपने पास सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सेंट्रल फॉर्म में क्या था बच्चों, इसमें सर्कल का सेंटर गिवन था, ठीक है, सेंटर था एच के और रेडियस दिया हुआ था 8। तो सर्कल का इक्वेशन आपने x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। इसको हम लोग सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल कहते हैं, ठीक। स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो आप उसका स्लोप पता करेंगे एंड एक पासिंग पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है ना। ये किसी भी स्ट्रेट लाइन को का इक्वेशन फाइंड करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक। उसी तरीके से अगर किसी भी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो तुम्हारे माइंड में सबसे पहले ये आना चाहिए कि आप उसका सेंटर पता करो। सेंटर पता करो मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता करो एंड उसका रेडियस पता करो, और ऑलवेज ये फॉर्मूला रखो। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि सर्कल के इक्वेशन की जरूरत है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, उसका सेंटर पता करना है एंड देन रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप इस सर्कल का इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल कहते हैं। नेक्स्ट फिर आया था हमारे पास डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल क्या था, अपने पास एक सर्कल दिया हुआ है, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हैं x1 y1 और x2 y, ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन हमने लिखा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सर्कल का डायमीटर फॉर्म कहलाता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर ये भूल भी जाता है तो बहुत सिंपल है, मिड पॉइंट से इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, डायमीटर मिल गया तो उसका हाफ होगा, ठीक। या सेंटर मिल जाएगा तो सेंटर से किसी पॉइंट पे डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, दैट विल बी द रेडियस, ठीक। देन हमने पढ़ा था जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में क्या था, हम किसी भी सर्कल का इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब उसमें क्या होगा, एक x स्क्वायर का टर्म होगा, y स्क्वायर का टर्म होगा, x का एक टर्म होगा, y का एक टर्म होगा एंड कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी कि x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। या 1 होके ऑलवेज इक्वल भी हो सकता है, जैसे यहाँ 2 और 2 हुआ, ठीक है, तो सेम कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और 2 को कॉमन निकाल के आप इस फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। जब सर्कल का इक्वेशन इस तरीके से लिखा हुआ रहे तो सर्कल का सेंटर जो है -g और -f लिखते हैं एंड रेडियस उसका होता है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक। x इंटरसेप्ट इसका लिखा जाता है 2 into स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस, ठीक। y इंटरसेप्ट लिखा जाता है 2 into स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस, ये लगता है शायद नहीं बताया गया, ठीक। तो देखिए जैसे ये सर्कल है आपके सामने, इसको हम क्या कहते हैं, x इंटरसेप्ट एंड दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। इस लेंथ का, इस टुकड़े का लेंथ जो है वो ये होगा एंड ये वाला जो लेंथ होगा ये 2 into स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c। निकालेंगे कैसे, तो बहुत आसान है, देख लीजिए। सर्कल का सेंटर तो आपको पता लग गया था ना, क्या है, -g और -f है, ठीक। और इसका रेडियस भी आपको पता लग गया था। तो आपको देखिए मैं ये वाला फाइंड करके बता रहा हूँ, ठीक है। सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम है, ये तो तेरा रेडियस है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे ये बताइए -f ही तो होगा, ये वाला लेंथ ही तो
y कोऑर्डिनेट है ना, Yes, sir. समझ में आ गया। तो अब इसको तुम फाइंड कर सकते हो कि नहीं? Yes, sir. कैसे पता करेंगे हम? ये जो लेंथ में अगर x लिखता हूं इसको, तो ये r स्क्वायर माइनस f स्क्वायर होगा। Yes, sir. ठीक, r स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, एंड ये माइनस f स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c मिला। अच्छा, ये इतना लेंथ मिला है, ठीक है। तो पूरा क्या होगा इसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है ना। तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 2 into स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। सिमिलरली आप f निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस बार परपेंडिकुलर का लेंथ हो जाएगा कितना? माइनस g, ठीक है। समझ में आ गया? इसको जल्दी से कॉपी करो, उसमें ऐड कर लीजिए जो कल मैंने लिखवाया था। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक। आपके पास अगर कोई सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर दिया हुआ था, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते थे? r cos थीटा r sin थीटा, और x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। आपका क्या था? पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिएगा। सेंटर इसका क्या था? 0 0 0, ठीक। अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा x, y और ये r है, ये थीटा है, तो ये क्या आएगा? ये x cos थीटा और ये वाला y sin, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। कई बार हमारे सामने जब कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो किसी कर्व के ऊपर कोई जनरल पॉइंट लेना हो, ठीक, तो x, y के फॉर्म में हम ले सकते हैं, या अल्फा बीटा h के, पहले स्टेटमेंट में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हमने। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, या मैक्सिमम ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ नहीं मैक्सिमम ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लोगे तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन कम होगा। समझ में आ गया? क्यों, क्या बेनिफिट होगा इसका वो बताता हूं। जनरल जब आप कोई पॉइंट लेंगे, एक्स वाई लिया आपने, या एच के, अल्फा बीटा कुछ भी है, उसमें दो दो वेरिएबल्स हैं भाई, एक्स और वाई तुम्हें दोनों फाइंड करना पड़ेगा ना, ठीक। लेकिन अगर तुम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हो तो r cos थीटा r sin थीटा, r तो तेरे को ऑलरेडी मालूम है, यस सर, रेडियस मालूम है, ठीक है ना। तो सिर्फ थीटा ही एक अननोन रहेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा। तो जब एक ही वेरिएबल रहेगा, एक ही चीज हमें मालूम नहीं है, तो उसको फाइंड करना हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा कि नहीं? यस सर, ठीक है ना। तो कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेकर ही उस पे अज्यूम करके ही क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करें, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सर्कल का ये इक्वेशन था। अगर सर्कल इस तरीके से लिखा हुआ रहे, ठीक, तो हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लिखा था? x इज इक्वल टू h प्लस r cos थीटा और k प्लस r sin थीटा, ठीक, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। और अगर जनरल इक्वेशन ही लिखा हुआ हो कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, तो आप सर्कल की इक्वेशन कैसे, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? देखो क्या था, सेंटर प्लस रेडियस इनटू cos थीटा, तो माइनस g प्लस रेडियस क्या था भाई? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इनटू cos थीटा, y होगा माइनस f प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इनटू sin थीटा। सही है, ठीक। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी सर्कल का पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़ा था, ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। किसी भी पॉइंट का पोजीशन चेक किया था कि वो सर्कल के अंदर है कि सर्कल के बाहर है कि सर्कल के ऊपर है, ठीक है। इसको दो तरीके से मैंने चेक करने के लिए आपको बताया था। पहला तरीका क्या था? मेथड 1, आपके पास कोई एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है तो इसका मतलब हम उसका सेंटर भी पता कर सकते हैं और रेडियस भी पता लग जाएगा। कोई पॉइंट है यहाँ पे P और इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं O, तो आप OP डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर OP रेडियस से बड़ा होगा तो
भाई रेडियस से बड़ा होगा इसका मतलब सर्कल के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड द सर्कल। OP इज लेस देन R, तो क्या होगा, इनसाइड द सर्कल। OP इज इक्वल टू R, तो ऑन सर्कल, ठीक है। इतना कुछ पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक। दूसरा एक तरीका और मैंने बताया था कि भैया आपको पास सर्कल का इक्वेशन दिया है, ये है मान लीजिए कि सर्कल का इक्वेशन, ठीक है जी प्रमोद, यस सर है। और पॉइंट है तुम्हारे पास मान लीजिए कि x1 y1, तो और ये किसी भी कर्व के लिए था, ये जो कंडीशन मैंने बताया था, कहा भी था आप लोगों को, इसको याद रखिएगा, किसी भी कर्व के लिए कि कोई पॉइंट किसी कर्व के इनसाइड है, आउटसाइड है या ऑन द कर्व, ठीक है, उसको चेक करने के लिए ऑलवेज आप यही कॉन्सेप्ट लगाएं, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट यहां रख देना है, मतलब SP क्या करोगे, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c, ठीक है। पॉइंट को क्या करना है, सर्कल के इक्वेशन में रख देना है, ठीक है ना। अब देखिए SP अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो सर्कल के बाहर होगा, ठीक है। SP अगर नेगेटिव आता है तो सर्कल के अंदर है, ठीक है। SP अगर इक्वल टू 0 आता है तो अंदर सर्कल, समझ में आ गया, ठीक, याद रखोगे, यस सर। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट से सर्कल की मैक्सिमम और मिनिमम दूरी, ठीक है, डिस्टेंस, ओके। ये है आपके पास सर्कल, ठीक है। ये यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ था P, सर्कल का ये सेंटर मान लेते हैं कि O, ठीक है। तो सर्कल जो है इससे सबसे कम डिस्टेंस अगर हमें निकालना है इस पॉइंट से, तो क्या था, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, भाई ये वाला सबसे कम डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा दूर होगा P पॉइंट से, यस सर, ठीक है कि नहीं। तो लीस्ट डिस्टेंस कौन सा था भाई, मैं इसका नाम A, ये O है ही, ये B रख देता हूं, ठीक है। तो लीस्ट डिस्टेंस कौन सा है, BP है। BP को तुम क्या लिखोगे बताओ, तो OP माइनस OB, यानी कि OP माइनस रेडियस, ठीक है। एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कौन सा था, आप क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, AP को कैसे लिखोगे भाई, AO प्लस OP लिखोगे कि नहीं सर, यानी OP प्लस ये क्या बन गया, रेडियस, क्योंकि AO क्या है, रेडियस, यानी कि सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दीजिएगा, ठीक है। सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालने में के बाद अगर उसमें से रेडियस घटा देंगे तो मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा, और रेडियस ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। इतना कुछ हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसी का मैंने एक बार क्विक रिवीजन करवा दिया, ठीक। इसके बाद आज मैं आप लोगों को नया टॉपिक करवाऊंगा, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। और जिस तरीके से मैं आपको सर्कल में बताऊंगा, ठीक है ना, उसी तरीके से आगे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, उसके लिए भी सेम उसी मेथड से हम लोग आगे इंटरसेक्शन चेक करते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c विद द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। सर्कल हमारे पास वो वाला सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक, प्रीवियस एंड, और ये लाइन, दोनों लाइन और सर्कल का जो है हम लोग क्या देखेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ।
देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जैसे आपने इसका एक डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन किया था वो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। आपने पढ़ा था कि अगर b ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल होंगे और दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक। d अगर इक्वल टू 0 हो तो आपने क्या पढ़ा था कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, मतलब अल्फा जो है बीटा के बराबर है, ठीक है। एंड b अगर लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट प्योरली रियल। लिखने का सही तरीका ये है, वैसे पढ़ते थे कि नॉट रियल या रूट्स आर इमेजिनरी, तो रूट्स आर इमेजिनरी कहना अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इमेजिनरी मतलब तो सिर्फ मतलब उसका रियल पार्ट ही हो गया, ठीक। तो लिखने का सही तरीका क्या है कि रूट्स आर नॉट प्योरली रियल, रूट्स जो है वो प्योरली रियल नहीं है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए मैंने उसको दोबारा बताया, ठीक। देखते हैं लाइन क्या है भाई, y इक्वल टू mx प्लस c है और सर्कल क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक। किसी भी दो कर्व का हमें इंटरसेक्शन निकालना हो, फिर से सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, किसी भी दो कर्व का आपको इंटरसेक्शन निकालना हो तो आपको क्या करना चाहिए, उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, ठीक। तो सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी। जैसे अभी तक तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन निकाला था, कैसे निकाला था, दोनों लाइन को सॉल्व कर दिया। भाई इंटरसेक्शन आता है इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा पॉइंट आता है जो इस कर्व के ऊपर भी और इस कर्व के ऊपर भी, ठीक है। तो जो सेटिस्फाई करेगा वही तो उनका इंटरसेक्शन होगा। मैं कहूंगा लाइन है और एक सर्कल है, ठीक। ये सर्कल था, ये लाइन था, तो ये और ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिस जो क्या है दोनों में कॉमन है, लाइन के ऊपर भी और सर्कल के ऊपर है, तो इसी पॉइंट में तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हमें x और y की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। इसका मतलब दोनों सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, ठीक। तो हमें इन दोनों कर्व को क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक। तो काम कर लेते हैं, y का वैल्यू यहां रख देते हैं, ठीक है, y x कुछ भी रख देते हैं, तो मैं y ही रख देता हूं, ठीक। तो x स्क्वायर प्लस y मतलब कि ये इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक हो गया। तो x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mc x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस सर, राइट साइड वाला जो कांस्टेंट था उसको हम लेफ्ट साइड में लेके आ गए। अब इसको प्रॉपर्ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक ही बनेगा ना, x में ये क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ इतना बड़ा इक्वेशन लेके आपको घबराना नहीं है क्योंकि वहां लाइन दिया हुआ रहेगा ना। मान लीजिए मेरे को दे दिया है लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2, अरे तो m और c तो दिया हुआ है, तो m और c दिया हुआ रहेगा तो वैल्यू रख दोगे उसका। सिमिलरली अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया है, ये भी दिया हुआ है, तो इन सब का तो वैल्यू गिवन रहेगा ना। यहाँ पे हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए इतना बड़ा सा इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। बाकी इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है। यस सर। तो अब ये आपके पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है तो इसको तुम सॉल्व कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लिखते थे, अल्फा बीटा आप लिखते थे माइनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ऐसे तो लिखते थे। तो यही अप्लाई कर देता हूं मैं इधर, तो माइनस 2mc, ठीक हो गया, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक, माइनस देखिए b स्क्वायर कर दिया माइनस 4 इनटू a ये c ये है, यस सर, अपॉन में क्या 2 टाइम्स ऑफ a प्लस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। अच्छा लग रहा है, यस है। चलिए माइनस 2mc प्लस माइनस, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। बात बताइए 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है,
कॉमन निकालूंगा बाहर आ जाएगा 2। क्यों? किसी को कोई तकलीफ? नो सर। m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे देखो तो माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर होगा, माइनस a स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर बन जाएगा और प्लस a स्क्वायर और m स्क्वायर। ठीक हो गया? 2 into 1 प्लस m स्क्वायर। तो अब देखिए 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक? तो माइनस mc प्लस माइनस, अब जरा ध्यान दीजिएगा ये वाला तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ गया, c स्क्वायर आ गया और नीचे 1 प्लस m स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, पहले यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बताता हूँ, बहुत ही मजेदार। अब ये देखिए हमारे पास जो ये x आएगा उसका वैल्यू ये है, है ना? ठीक, अब ये हमारा जो ये वाला पार्ट है ये डिस्क्रिमिनेंट की है, ठीक है? बस ये था डिस्क्रिमिनेंट में 4 भी था और 4 में था। तो अब हमारा जो x है उसकी वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है। कैसे जब बताया मैंने डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है? इक्वल टू 0 है तो रियल और इक्वल होगा, लेस देन 0 है तो कोई रियल रूट नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसी तरीके से अब क्या-क्या पॉसिबिलिटी है? केस 1 ये हो सकता है कि a स्क्वायर into 1 plus m स्क्वायर minus c स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यस सर। नहीं, ग्रेटर देन 0 हो इसका मतलब कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है और दो अलग-अलग वैल्यू रहेंगे प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 2 points of x roots are real and different, distinct, ठीक है ना? यानी कि कुल मिला के ये हमें पता लगा कि 2 डिफरेंट रियल वैल्यूज ऑफ x, x के दो अलग-अलग वैल्यूज मिलेंगे। दो अलग-अलग वैल्यूज मिलने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा कि एक वैल्यू इधर एक वैल्यू इधर माइनस पास, ठीक है ना? यानी कि लाइन जो है सर्कल को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी, एक से ज्यादा तो पॉइंट पे कोई पॉइंट पे कट कर सकता है, यानी कि लाइन सर्कल को ऐसे कट करते हुए दो पॉइंट पे कट करते हुए निकल जाएगी, ठीक है? तो यानी कि अगर a स्क्वायर into 1 plus m स्क्वायर minus c स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आया, ये क्या c स्क्वायर से बड़ा आया तो लाइन विल intersect the circle at 2 distinct points. As one में, ठीक है? अब क्या हो सकता है केस 2 में कि a स्क्वायर into 1 plus m स्क्वायर minus c स्क्वायर 0 है, ठीक? यानी कि आप ये कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है ना? c स्क्वायर के बराबर है। तो इस बार क्या होगा? ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, इसी जगह पे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक? तो यहाँ पे क्या था भाई? रूट्स जो थे आर रियल एंड इक्वल था, ठीक है ना? यानी कि ओनली वन रियल वैल्यू ऑफ x, x का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा। एक ही वैल्यू मिलने का मतलब क्या होगा? यानी कि लाइन सर्कल को टच करते हुए निकल जाएगा, जैसे नहीं समझ में आ गया? यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे? लाइन will touch the circle, ठीक है? टच करना मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है। इस तरह से भी कर सकते हैं कि लाइन intersects the
सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, यानी कि कट करेगा। अब देखिए कोई लाइन किसी सर्कल को टच करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कि लाइन इज अ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से हमें मिला। यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c इस सर्कल के ऊपर अगर टेंजेंट होगा तो इसका मतलब कि a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर जो है वो c स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो हम इसी को क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कोई भी लाइन किसी सर्कल पे टेंजेंट कब होगी, वो उसी केस में होगी जब ये a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, c स्क्वायर। समझ में आ गया? इसको हम क्या कहेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जब ये सिचुएशन होगा तब हमारे पास जो लाइन गिवन होगी y इक्वल टू mx प्लस c वो इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट। समझ में आ गया? अब यहां पे एक बात बताइए, यूजिंग this result equation of tangent, आप टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, वही y इक्वल टू mx। अब देखो c का वैल्यू तो तुमको यहां से मिल जाएगा, है? तो अगर स्लोप दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहां से हम यूज करके c का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? yes, ये जो c था, ठीक है, तो c क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, इसका स्क्वायर। यस सर, समझे कि नहीं? तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा वेट। ये टेंजेंट जो है सर्कल को किस पॉइंट पे टच करेगा, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल लेते हैं। और इस देखो ये रिजल्ट में जो प्रूव करवाया है इसको डायरेक्ट याद रखो। समझ में आ गया, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी के एक मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा तो वहां पर इसको यूज करेंगे। आपको क्या करना है, इस रिजल्ट को कंडीशन ऑफ टेंडेंसी को याद रखना। सिर्फ इसके लिए आगे रिलेट्स पढ़ेंगे, पहला वाला हाइपरबोला पढ़ेंगे, सबका कंडीशन ऑफ टेंडेंसी आपको याद रखना है, डायरेक्ट वहां अप्लाई करना है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट मतलब ये इसको किस पॉइंट पे टच करेगा, वो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो x तो तुम्हें मिल गया ना, ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो हो गया, तो x तो आपको मिल चुका है माइनस m c अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक, c की वैल्यू आप चाहे तो रख दीजिएगा। ठीक है, तो c का वैल्यू रखेंगे माइनस में, प्लस माइनस क्या था a इनटू और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m। और नीचे कितना था भाई, कहाँ गया, 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, यानी कि माइनस प्लस क्या बन जाएगा a, और एक इसको कैंसिल कर देगा, ऊपर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस m स्क्वायर है, कैंसिल हो गया नहीं होगा। ठीक, तो x कोऑर्डिनेट तो आपके पास है। ठीक, y निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या था mx प्लस c था। ठीक, जब x की माइनस वाली वैल्यू रखेंगे तो m और ये माइनस a m स्क्वायर इसको कर दो। यस सर। ठीक, और ये अंडर रूट ऑफ क्या 1 प्लस m स्क्वायर प्लस, अब c का देखिए ये माइनस की वैल्यू कब मिली थी, जब आपने c का प्लस वाला वैल्यू रखा था। यस सर, ठीक है कि नहीं, जब ये माइनस था, ठीक है, माइनस इनटू प्लस माइनस बना था ना, तो ये कब मिला था, क्योंकि अभी तक उसी का वैल्यू नहीं रखना है। ठीक है ना, तो प्लस वाला वैल्यू रखे थे आप, तो a इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर
ठीक है ना? ठीक, तो यहाँ से कितना हो गया बताइए तो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज द एलसीएम, so माइनस ए एम स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। यस सर, है? तो ये बताइए ये a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर होगा कि नहीं? होगा। m x प्लस c, इससे हम y का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। x का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है माइनस a m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसमें m मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a m स्क्वायर अपॉन दिस, ठीक है, प्लस c का वैल्यू प्लस रखने पे ये वाला वैल्यू देगा, तो मैंने a इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब ये इधर एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस m स्क्वायर हो गया, तो a प्लस m स्क्वायर इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये a अपॉन अंडर रूट ऑफ, ठीक, यानी कि आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लिखोगे आप, माइनस ए एम अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक, अच्छा माइनस जब रखे तो ये ए आ गया ऐसे, ठीक है, यानी अब देखिए जब माइनस रखोगे तो ये प्लस आएगा, ठीक है, जब प्लस रखोगे तो ये माइनस आएगा। समझ में आ गया? यस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एक केस और हो सकता है, केस 3, क्या a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर लेस देन 0 हो, ठीक है ना, लेस देन 0 हो यानी कि a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज लेस देन c स्क्वायर, ठीक है, नो रियल रूट, रियल रूट नहीं मिलेगा यानी कि लाइन जो है सर्कल को कहीं कट करेगा ही नहीं, बाहर से निकल जाएगा, ठीक है ना, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि लाइन विल नॉट कट द सर्कल, line will or not cut the circle at any point, real point। okay, समझ में आ गया? yes, ठीक है, तो तीनों के समझ में आ गया। देखिए d जब ग्रेटर देन 0 होगा, ये वाला a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, तो दो जगह पे लाइन कट करेंगे सबको, ये इक्वल आ गया तो टच करते हुए लिख लेगा, ये कंडीशन ऑफ टेंडेंसी है अपना पूरा, ठीक, लेस देन 0 हो गया तो यानी कि लाइन कट भी सर्कल को कट करेगी, ठीक है ना? ठीक, इसको जल्दी से फटाफट करते हैं। देखिए आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, नेक्स्ट कल मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक, और अभी तक जितना पढ़ाया गया है इसको रेगुलरली रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से पूरा रिवाइज करके आना, ठीक, और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि बस इसको बैठ के रीडिंग देना है, फिर से दोबारा से इसको सबको लिखना है अपने हाथों से, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, तब याद होगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर कल इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे।